मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आपकी इंतजार अब खत्म होने वाली है क्योंकि हम आपके साथ लाइव आ चुके हैं। तो आपने कमेंट्स किया था या बहुत सारे मैसेज किए थे कि सर आपकी क्लास कब से शुरू हो रही है। तो वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाली है और अब आप लोगों के साथ लाइव डेली चलेगा और ये क्लास रेगुलर बने रहना है। तो हम लोग आज पहले जानेंगे इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले आपको इतिहास से पहले बताने से हम अपना कुछ परिचय दे जाते हैं, लेकिन आपको इनसे पहले शायद हम कुछ पिछले वीडियो में आपको इसके विषय में बता दिए थे कि मैं सोनू सर आपको उस स्टडी तक पहुंचाऊंगा जहां तक आपको इस बार सिलेक्शन पाना है। यहाँ हम लोग इतिहास के विषय में जानेंगे, लेकिन इतिहास के विषय में जानने से पहले आप लोगों को स्मार्ट गुरुकुल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों हमें हमेशा याद रखना, मंजिल तभी पा सकते हैं जब हम इसके लिए तैयार रहेंगे। चाहे धूप हो या आंधी क्यों ना हो या वर्षा क्यों ना हो या ओला क्यों ना पड़ रहे हो, हमेशा हमें तैयार रहना है। तो फिर आज से हमें कमर कस कर करके तैयार हो जाना है, मुड़ेठा बांध करके तैयार हो जाना है कि हमें एक सीट इस बार हासिल करना है। बस एक सीट, चाहे वो पैरा मेडिकल का हो या पॉलिटेक्निक का हो या ITI का हो या अन्य और भी विषय का क्यों ना हो या अन्य और डिग्रियां क्यों ना हो, चाहे जिसमें भी और जितने भी हम इनमें आपको टॉपिक में बताएंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जामों के लिए। ऐसा नहीं कि हमें ये नोट नहीं करना है, बिल्कुल करना है। और हमें इस कदर पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता बाद में जो होता है रटने की, वो रटने की नहीं होगी, समझने की। और वो काम मन मस्तिष्क में बसा लीजिए और ऐसे बसाइए कि आने वाले समय में चाहे कोई भी एग्जाम हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हमें आगे बढ़ना है। जिस प्रकार कहा गया है कि एक घोड़े को, जिस प्रकार कहा गया है कि एक घोड़ा तभी जीतता है जब उसे चाबुक लगते हैं, और चाबुक जब लगते हैं जो घोड़सवार होते हैं वो चाबुक दे दनादन दे दनादन दे दनादन देते रहते हैं। उसके बाद देखिए उनके स्पीड वो सबसे आगे निकल कर करके आते हैं और उसी की जीत होती है। तो ठीक दोस्तों, आपकी जीत इस बार निश्चित है और आप वही घोड़े हैं, आप वही रेस के घोड़े हैं और ऐसे रेस लगाइए कि अपने मुकाम तक पहुंच जाइए। तो ठीक मैं विशेष आगे क्लास में बताता रहूंगा, लेकिन आज अपने इस वीडियो के साथ हम अपने कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं उसे बारीकी से बताऊंगा, समझाऊंगा कि कब क्या हुई नहीं हुई इसके विषय में। इसके लिए आप निश्चित रूप से तैयार रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, तो पहले हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इतिहास का। अच्छा, कुछ इससे पहले ये भी बता देंगे कि हम लोग अगर इतिहास जानेंगे तो इतिहास आखिर होता क्या है ना, इस विषय में हम लोग जानेंगे कि आखिर इतिहास क्या है। सर ये इतिहास क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं ना। तो देखिए हम बताते हैं, इतिहास उसे कहा जाता है जो बीते हुए समयों का, जो बीते हुए या गुजरे हुए समयों का अध्ययन करना है, या जो समय बीते हुए हैं उसे हम लोग इतिहास कहते हैं, है ना। और कहिएगा कि सर इतिहास बीते हुए समय को कहते हैं, लेकिन ये समय आखिर जो गुजरा है और गुजरने के बाद क्या इतिहास बनेंगे,
हम कहते हैं ठीक भाई मेरे, अभी अगर मान लिया जाए 10 बजे, क्या ये इतिहास बन गए? अरे भाई मेरे, इतिहास तो वो बन ही गए। जिस प्रकार जो शब्द आपने बोला वो इतिहास बन जाता है, और इतिहास यही गवाह है कि जो भी आपने बोला वो इतिहास बन गया, जो भी आपने पढ़ा वो इतिहास बन गया, जो भी आपने कार्य किया वो इतिहास बन गया। परंतु इतिहास को कितने भागों में बांटा गया ये भी आप जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। आपने अभी नहीं, इनसे पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इतिहास जो है हम लोगों ने ना 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक प्राचीन इतिहास होता है, और एक आधुनिक इतिहास होता है, और एक नवीन इतिहास। तो क्या होता है, हम पूछेंगे आपसे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक नवीन इतिहास। इतने को हम लोगों को जानना है। और यही नहीं, अब कहिएगा कि जो हमारा क्लास हो रहा है ना, हम लोग अत्यधिक स्पीड जो होता है ना, वो गाड़ी की रफ्तार वो नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों को एक एक क्वेश्चन ऐसे समझना है, ऐसे अध्ययन करना है कि इस बार मुझे है ना पढ़ाई के साथ साथ वो अनुभव होना है, अनुभवी होना है, तभी हम बेहतर बन सकते हैं। केवल कह दिया जाए कि अगर पेन हमारे पास हो, कॉपी भी हमारे पास हो, बुक भी हमारे पास हो, तो क्या ज्ञाता बन सकते हैं? नहीं बन सकेंगे ज्ञाता। ज्ञाता कब बनेंगे? जब एक अच्छे शिक्षक आपके पास हो जाए, है ना। कहा जाता हर वो मेहनत कश लोहा होता है जो भट्टियों में तपाया जाता है। जितने तपाया जाता है वो लोहा होता है, वो लोहे हैं आप। और इस बात को समझिए। और इससे पहले हम अब आगे जो बढ़ेंगे, इसमें और एक क्वेश्चन बाकी रह गया था कि सर बताए थे, ये आपने कहा था कि इतिहास को 3 भागों में तो बांट दिए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और नवीन इतिहास। अब रही बात क्या सर, इतिहास की खोज किसने किया, है ना। ये आप भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? इतिहास की खोज हेरोडोटस ने किया था। नहीं तो इन्होंने किया था। क्या किसने? हेरोडोटस ने। किसने? हेरोडोटस ने। तब आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो भी टॉपिक दिए हैं, जो भी हम लिखे हैं, इसको बारीकी से समझाएंगे, फिर नोट करते रहिएगा। और अंत में हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। लेकिन अगले क्लास में हम इनको और इनसे आगे बढ़ेंगे, और यही न आगे जो बढ़ेंगे हम, हो सकता है कि आपसे एक आध क्वेश्चन पूछे भी, इसलिए आपको ठोस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहला चलते हैं, क्वेश्चन जो लिखा गया है पहला है कि जिस काल में लेखक को साक्ष्य मिला है परंतु पढ़ा नहीं जा सका है, उसे कौन सा काल कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। अब कहिएगा कि सर ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा गया है कि देखिए आधा, ठीक है ना, ये आधा है। ठीक, ये आधा है। हम लोग जानते हैं कि जिसमें आधा ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, मतलब कि आधा पढ़ा गया हो, है ना, मतलब कि आधे ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। इसीलिए इस शब्द को मैंने लिखा आधा। जिस प्रकार रोटियों में कर देते हैं आधा ना, ठीक उसी प्रकार करिए कि आधा, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल कहते। लेकिन कहिएगा सर ये आद्य ऐतिहासिक काल है, परंतु
इतिहास कैसे बना? अरे भाई मेरे, ऐसा कहिएगा कि इतिहास इस आधार पे बना कि सर जिसको हम लोग पढ़ लिए ना या लिखित जानकारी मिली है ना वही इतिहास बनता है, लेकिन जिसकी जानकारी नहीं मिली है वो अर्ध ऐतिहासिक, मतलब कि आधा इतिहास है, पूर्ण रूप से नहीं है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस काल में लेखक को साक्ष्य मिला, अर्थात साक्ष्य का मतलब होता है कि पूर्ण रूपेण कुछ ना कुछ मिलना, है ना, वो साक्ष्य होता है। एक एक शब्द का निचोड़ बताया जाएगा कि जिस काल में लेखक को कोई साक्ष्य मिला या साक्ष्य ना मिला, है ना, अगर साक्ष्य मिला तो उसका भी अध्ययन हुआ होगा ना, लेकिन उसकी अध्ययन नहीं हो सके, परंतु साक्ष्य मिला। अब कहिएगा कि सर आखिर साक्ष्य क्या होता है? भाई मेरे, साक्ष्य होता है जैसे कह देते हैं कि लोहा मिलना, है ना, लोहा मिलना। ये देखिए, जब लोहा मिला तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि शायद, है ना, लोहे का कुछ हथियार या औजार होता होगा, ऐसा भी कहिएगा तो बिल्कुल होता होगा, परंतु ये साक्ष्य है। अब इनकी अगर कहेंगे जानकारी नहीं मिली है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरा अर्ध इतिहास हो गया। क्या हो गया? आधा, जिसकी जानकारी नहीं मिली। ये मैंने माना है कि लोहा मिला, है ना, परंतु लोहा बहुत समयों के बाद जाकर के मिला। मैं आपको इसका पूरा बताने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा, लेकिन वो बारीकी से, है ना, ये मैंने उदाहरण स्वरूप लिया था। अब आगे देखिए, हाँ, तो देखिए ऐसा पढ़ना है कि जिस काल में लेखक को साक्ष्य मिला परंतु पढ़ा नहीं जा सका, है ना, देखिए, परंतु पढ़ा नहीं जा सका है, उसे कौन सा काल कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल। कौन सा? अर्ध ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, एकदम भूलना नहीं है, इस बार सिलेक्शन पक्की, याद रखिएगा। अब दूसरी क्वेश्चन है, अर्थात दूसरा क्वेश्चन देखिए, जहां से, अर्थात कहां से, जहां से, जहां कोई भी जगह हो, है ना, जहां से लिखा हुआ कोई प्रमाण मिला है, कोई भी प्रमाण, है ना, लिखा हुआ, हम लोग उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि कुछ लिखा हुआ। जानते हैं आप, पहले जो हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, है ना, इस सभ्यता में हमें साक्ष्य मिले हैं, परंतु उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उसको अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के, जहां से लिखा हुआ कोई प्रमाण मिला है और उसको पढ़ा है, अर्थात भाई मेरे कहिएगा क्या सर पढ़ा हुआ है फिर इतिहास बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि उसको हम पढ़ लिए हैं। जिसको हम पढ़ लिए हैं वो हमारे मेमोरी में कैच हो गया है, अर्थात सेव हो गया है, इसीलिए वो हमारे लिए इतिहास बन जाता है। जिस प्रकार हाल ही फिलहाल में देखिए, है ना, भारतीय क्रिकेट टीम के ईशान किशन, है ना, ये तत्कालिक क्वेश्चन है, वर्तमान क्वेश्चन, इसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, ये इतिहास हो जाता है। अभी देखिए हमने चर्चा किया सर इतिहास, और ये वर्तमान में है, परंतु वर्तमान में जिन्होंने दोहरा शतक लगाया वो तो पीछे जो है ना, वो पीछे क्या हुए, वो बीत गए समय, वही इतिहास बना। अब कहिए कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम आया कि नहीं? बिल्कुल आया, है ना। इसीलिए जो समय बीत जाता है और वो रचा गया हो उसको हम लोग इतिहास कहते हैं, परंतु उसे हम लोग कैसा इतिहास कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। जिसमें लिखा गया हो और पढ़ा गया हो उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। बिल्कुल समझ गए? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया जिस काल को हम पढ़ लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। और कैसा ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक। कैसा ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक काल। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है। क्यों नहीं? क्योंकि हमें जानने हैं कि जो भी मुझे मिला, जैसा भी मिला, मैं उनको पढ़ा हूं, चाहे वो लिखा हुआ हो या फिर जानकारी प्राप्त किया हुआ क्यों ना हो, है ना, उसे हम लोग कैसा कहते हैं? ऐतिहासिक काल। तो जैसा मैंने पढ़ा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा,
है ना, दूसरा और तीसरा हूबहू एक जैसा, परंतु है ना हूबहू क्या आंसर एक जैसा, परंतु कहेंगे ना जिस काल को हम पढ़ लेते हैं परंतु इससे ऊपर वाला में जहां से लिखा हुआ, अर्थात भाई मेरे जो लिखा हुआ तो उसको मैंने पढ़ा कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लिखा हुआ है और जिसको पढ़ा गया है उसको प्रागैतिहासिक, और जिसकी रचना हुई है जो रचा गया हो, है ना, जो बीत गया हो वो इतिहास बन जाता है, इसलिए उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब अगला है और आगे, है ना, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 4, है ना, तीसरे को मैंने पढ़ा, दूसरे को पढ़ा, पहला को भी पढ़ा था। होमो सेपियंस, है ना, होमो सेपियंस यानी कि मनुष्य का अंग्रेजी नाम, है ना, मानव का अंग्रेजी नाम होमो सेपियंस, है ना। ये होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर, मतलब कि इस धरती पर, है ना, हमारे इस धरती पर मानव का प्रवेश अगर माना जाता है तो लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, इस बात को जानना है। अगर हमारे इस धरती पर मानव आए तो कितने वर्ष पहले आए, तो बता देते हैं 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग जब इस धरती पे मानव आए ना तो मानव के लिए सुविधाएं होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए हम लोगों को इस पेट के वास्ते, है ना, इस पेट के वास्ते मुझे रहना, हर एक कुछ सीखना, जीवन में आगे बढ़ना बेहद जरूरी होता है। और इसी के लिए मानव ने, अगला क्वेश्चन में देखिए हूबहू वैसा ही आया कि पूर्व पाषाण काल में, है ना, देखिए कि पूर्व पाषाण युग में मानवों की जीविका का आधार क्या था। जीविका मतलब कि मानव जो जीते थे, इस जीने के आधार क्या था। सबसे मेन चीज देखिए, आप पढ़े होंगे या सिनेमा भी देखे होंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो मानव की जीविका का मुख्य साधन, है ना, आवास से पहले अर्थात मकान से पहले भोजन की आवश्यकता होती थी, है ना। तो मानव ने शिकार करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, देखिए शिकार। अब मानव शिकार कैसे करते थे, इस चीज को जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मानव आज से पहले अगर मानते हैं वो आदि मानव थे, अर्थात मानव जंगली थे। वो जंगल में, है ना, शिकार कर करके अपना जीवन बसरा करते थे, जिसमें शिकार के लिए वो पत्थरों का औजार, है ना, कुछ कुल्हाड़ी वगैरह ऐसे कुछ सामान रखते थे, जिसमें से अब कहिएगा कि सर पत्थर के कैसे औजार बनाते होंगे, तो इनको भी मैं बताऊंगा, बेशक आप बने रहिए, है ना। और इनको जानने से पहले एक बार मैं जरूर कहूंगा कि इस बार आपको अपने चैनल से जुड़े रहना है, जब तक कि हमारी ये लाइव क्लासें होती रहेगी, और समय समय पर आप रेगुलर बने रहिए। इस बार आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास एक सीट निश्चित होगी, है ना। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हाँ, तो सर कह रहे थे ना कि सर शिकार कैसे करते होंगे मानव, तो हाँ ऐसे करते थे कि मानव जो थे ना जंगली थे, तो जंगल के कुछ जानवरों के आवाज बोलने सीख लिए थे। जब सीख लिए थे तो उसी के आवाज में जानवरों को एक झुंड करके इकट्ठे करते थे और उसके ऊपर ऊंचाइयों से बड़े पत्थर को गिरा देते थे, जिनकी मृत्यु होने के बाद, ये दब जाने के बाद भोजन स्वरूप नोच करके हाथों से या हड्डियों के औजार से, अन्य से या किन्हीं से भी वो अपना आहार बना लेते थे और मानव जीते थे। ये था जीविका का मानव का साधन। अब देखिए आगे है आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो देखिए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। अब कहिएगा कि सर आग का जो विकास हुआ ये पूरा पाषाण काल में हुआ था, क्या इससे पहले आग नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा, है ना, बिल्कुल होता होगा। इस बात से आप सहमत होइए और आपको वाकिफ भी होना है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में से भी पहले हुआ था। ये आज हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ, क्योंकि उस समय जब मानव आए ना तो मानव ने देखा, क्या पता चला था मानव को कि वो पत्थर से पत्थर टकराना, है ना। जब मानव ने यही शिकार के लिए जब पत्थर को गिराते थे तो दूसरे पत्थर
से अगर कहीं टकरा जाते थे तो चिंगारियां उत्पन्न होती थी। तो मानव ने समझ लिया कि इस बार हम आग का बड़ा आविष्कार कर लिए हैं। अब मानव ने उपलब्धि पाना शुरू कर लिया, है ना। जहां तक हम जानते हैं कि आग का आविष्कार, है ना, वो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये भी डाउट खत्म हो गया। एक एक चीज आपको निचोड़ बताई जाएगी। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए तब तक जब तक कि हमारी लाइव क्लासें होती रहेगी। और अधिक से अधिक मात्रा में, है ना, जो हमारे डाउट कोई भी क्वेश्चन हो उनसे को कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। आगे देखिए पहिया। तब देखिए अब आग तो जान गए आप लोग। अब सर कहिएगा कि ये पहिया क्या? देखिए वो पहिया नहीं मेरे दोस्त जो सुदर्शन चक्र होते थे, वो नहीं, भगवान विष्णु के सुदर्शन नहीं, पर हाँ उसी के गोल के जैसा होते थे। अब देखिए सर क्या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा नव पाषाण काल क्या है। अब देखिए सर कहिए नव पाषाण काल क्या है? तो नव पाषाण काल उस काल को कहेंगे जो अब युग समय जो बीतता जा रहा हो और बढ़ता जा रहा हो। मानव ने धीरे 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 कर करके खेती सीख लिया। अब कहिए कैसे? कि जब मानव ने अभी काम चलाओ जैसे कार्य कि उन्हें अन्न से, है ना, भेंट नहीं था, कह सकते अन्न से वाकिफ नहीं था, तो मानव क्या खाते थे? मानव हम कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन एक बीच में आता, कहिएगा कि सर मानव जब शिकार करके पशु पक्षियों का मांस खाते थे तो क्या मानव मांसाहारी हो गए? नहीं दोस्त, मांसाहारी के साथ साथ वो शाकाहारी भी थे। मैंने चर्चा किया था, वो मूल कण फल आदि वगैरह सब कुछ खाते थे, है ना। इसीलिए शिकार जो करते थे जानवरों का, उनके साथ फल फूल भी खाते थे, है ना। इसके बाद जब वो खाने लगे तो मानव इस धरती पे आए तो वो अब ऐसा नहीं कि कुछ दिन ही रहेंगे, वो निश्चित समय देना चाहते थे, बिताना चाहते थे। इसीलिए मानव ने पहिए का आविष्कार किया, है ना। पहिया अर्थात गोल गोल पहिया, अर्थात पहिए से मानव ने क्या इससे सीखा कि जो व्यापार होना चाहिए था, वो व्यापार के लिए मानव ने इस पहिए अर्थात बैलगाड़ी के पहिए, है ना, ऐसे पहिए का आविष्कार करके मानव ने व्यापार करना शुरू कर दिया। अर्थात व्यापार के साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह जाना और आना, अर्थात जाने और आने के लिए बैलगाड़ी हो या अन्य गाड़ियों का उपयोग मानव ने किया था। इसलिए पहिए का अगर आविष्कार माना जाता है तो किस काल में? नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में। अब आगे देखिए क्या है कि मनुष्य, है ना, कि अब देखिए मनुष्य में अस्थाई निवास किस काल में माना जाता? इससे पहले ही क्वेश्चन को मैंने दूर कर दिया था, जो डाउट था कि मानव जब रहेंगे इस पृथ्वी पे तो उसका अस्थाई निवास होगा। अब आप ही बताइए कि जब अस्थाई निवास कहीं भी हम रह रहे हैं तो इसके लिए रोजगार तो ढूंढेंगे, क्योंकि है ना ये पेट का सवाल कि मुझे 2 रोटी जरूर चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो कोई पेशा अपनाएंगे, कोई धंधा अपनाएंगे। तो मानव ने अर्थात मनुष्य ने अस्थाई निवास किस काल में पाया? तो नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया और उसका अस्थाई जीवन शुरू हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य रहना शुरू कर दिया तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन में कहेंगे ना कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको BBI कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो वो जानवर था कुत्ता, जिसको अंग्रेजी में कह लेते हैं ना हम लोग डॉग, डॉगी नहीं, वो जानवर को कुत्ता बनाया। अब क्यों? क्योंकि कह सकते हैं ना कुत्ता वफादार होता है और कुत्ते से मनुष्य को अधिक लगाव भी होता है और मनुष्य से कुत्ते को भी अधिक लगाव होता है। इसलिए सबसे अधिक जानवरों में से प्रिय होते हैं वो कौन होते हैं? कुत्ते होते हैं ना। इसीलिए मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया, है कि नहीं है?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने, कभी हम लिखे होंगे कि देखिए लोहा, है ना, लोहा से मानव परिचित नहीं था। याद रखिएगा, ये जो लोहा है ना, ये धातु है। इसमें अगर कह देंगे कि बताइए कि धातु है, तो इसका प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी कोई ज्ञान नहीं थी। इसे मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, है ना। इसका ज्ञान बाद में पता चला, लेकिन इससे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग करना सीखा था, है कि नहीं? तांबा, क्योंकि तांबा और टीन से, है ना, भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में टीन का उत्पादन होता था। तांबा और टीन के संयोग से, मिश्रण से कांसा धातु का तैयार करना शुरू कर दिया। समझ गए? देखिए मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, क्योंकि तांबा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ संयोग यानी मिश्रण कहेंगे, नहीं, देखिए तांबा हो गया, तांबे के साथ टीन, क्या? टीन। टीन के मिश्र धातु से कैसा धातु बनता था? कांसा। कैसा? कांसा धातु बनते थे। कैसा धातु? कांसा धातु बनते थे, नहीं? तो याद रखिएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। इसको भी मस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लीजिए। और दोस्तों ये मस्ट इंपॉर्टेंट एक ही नहीं, जितने सारे हैं सारे के सारे जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको कहीं हम दुविधा नहीं होने देंगे। और जितने क्वेश्चन बताएंगे सारे का निचोड़ देंगे। अर्थात कहने का मतलब है, जिस प्रकार नींबू से एक एक रस निकालते हैं, वो रस आपके अंदर हम भर देंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देंगे आगे की लिखा है, कृषि का आविष्कार। यह भी किस काल में? हमने देखिए नवपाषाण कहा था ना, उसी काल में कृषि का भी विकास हुआ था। क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जाए तो इस बात से आप हमेशा वाकिफ रहिएगा कि मनुष्य ने अस्थायी निवास नवपाषाण काल में प्राप्त किया था। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और यही नहीं, इसी काल में हम कहते हैं ना, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को भी पालतू बनाया था, जो हमने यहां पर पढ़ा है। अब आगे ये भी पढ़ा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? तो वो तांबा धातु, क्योंकि यहां पर तांबा अधिक मात्रा में होता था। और सॉरी, तांबा जो था इसका प्रयोग किया था, अधिक मात्रा में क्या होता था? टीन होता था। मतलब इस दोनों के मिश्रण से कांसा धातु तैयार किया जाता था। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग अभी भी पढ़ने जा रहे हैं कि कृषि का आविष्कार मतलब कि खेती बाड़ी करना, है ना। इनका आविष्कार मानव ने कब सीखा था? नवपाषाण काल में। क्योंकि कृषि, याद रखिएगा, कृषि अस्थायी तंत्र है। क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि करने के बाद, जैसे धान की खेती हो, धान की खेती के करने के बाद चले गए कुछ दिनों के लिए बाहर, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि उसके साथ इतना अधिक परिश्रम करना होता है, तभी जाकर करके आपके पास उपज बेहतर होगी, नहीं तो आपकी वो कृषि बेकार हो जाएगी। इसीलिए ध्यान में रखिए कि कृषि के साथ साथ हमें जुड़ना है बराबर। और ये किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। दोस्तों याद रखिएगा कि हम अगर अगले वीडियो में आएंगे तो इससे भी जबरदस्त रहेगा। मैराथन क्लास होगा मेरा। वो होगा क्लास जिसमें आपको ताबड़तोड़ तरीके से बताया जाएगा। जितनी भी बताई जाएगी आप सारे को नोट्स कर लीजिएगा, चाहे हमारे ऊपर स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसको आप ऐसे यूं ही मत रहने दीजिएगा। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाषाण युग अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? अब कहिएगा ना कि इसका श्रेय, देखिए अगर कोई उद्धारक हो, है ना, कोई समझाने वाला हो और कोई समझने वाला हो, और समझने वाला को समझाने वाला को ही हम क्या कहते हैं? उद्धारक। अर्थात कहने का मतलब है कि नहीं समझे होंगे तो फिर से हम डाउट क्लियर कहते हैं कि कोई अगर छात्र हो,
है ना, उस छात्र को अगर उससे संबंधित, उसके जीवन के संबंधित अगर समझाने वाला हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुधारक। तो ठीक उसी तरह पाषाण युग अनुसंधान का मतलब कि पाषाण युग का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है रॉबर्ट बोसफोर्ड को। किसको, रॉबर्ट, है ना, बोसफोर्ड को। किसको, रॉबर्ट बोसफोर्ड को। अब आगे देखिए, भारत में, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य, है ना, कहां से मिला था। अब कहिएगा कि सर भारत में मानव का साक्ष्य, क्या मानव कोई जो है ना धान, गेहूं, चना है क्या। ऐसा मत समझिएगा कि मानव ना ही धान है, ना ही गेहूं है, ना ही चना है। मानव वो धन है, मानव वो हीरा है जिसे तराशने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस चीज को भूल मत समझ लीजिएगा कि मानव में, है ना, सर्वप्रथम यानी अर्थात भारत ने सर्वप्रथम साक्ष्य, अर्थात भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे। नहीं, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे, तो वो हथनौरा अर्थात नर्मदा नदी जो घाटी था ना, वो नर्मदा नदी घाटियों में मिला था। अब कहेंगे कि कैसे कि सर ये साक्ष्य आखिर क्या होता है। साक्ष्य मतलब कि प्रमाण, साक्ष्य मतलब प्रमाण। मानव का जो प्रमाण मिला था ना, अर्थात अभी भी डाउट हो सकता है कि चलता रहे आपके मन में, है ना, लेकिन वो डाउट, जरा भी डाउट है तो वो डाउट को खत्म करने वाले हैं कि ये साक्ष्य आखिरकार मानव जो है ना वहां रहना शुरू किया था, है ना, वहां बसना शुरू किया था, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं साक्ष्य, है ना, अर्थात निवास कहेंगे। ठीक, तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला था, तो वो हथनौरा, है ना, हथनौरा क्या था, एक जगह था और वो नर्मदा नदी घाटी में। कहां, नर्मदा नदी घाटी में। अब कहिएगा क्या सर नर्मदा नदी घाटी क्या होता है ना, घाटी अर्थात कहने का मतलब है कि नदी में नहीं, नदी के बगलों में, है ना, नदी के बगल अर्थात कहने का मतलब है जिस प्रकार गांवों में जो नदी होती है, जो नहर होते हैं, बांध कभी आपने बांधा होगा, है ना, या जरूर देखा होगा, है ना, उनके आस पास वाले क्षेत्रों में जो रहते थे उसी को ही हम लोग कहते हैं घाटी अर्थात नर्मदा घाटी में। यानी भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिले थे, तो वो हथनौरा में मिले थे। कहां, हथनौरा। अगर याद रखिएगा हथनौरा नहीं पूछा जाए ना, तब क्या पूछा जाएगा, ध्यान में रखिए कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिले थे, तो वो नर्मदा नदी घाटी में मिला था। कहां, नर्मदा नदी घाटी में। और एक क्वेश्चन ध्यान में रखने योग्य है कि सर ये नर्मदा नदी घाटी है ना, इससे मैं और संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा कि नर्मदा नदी घाटी जो है अर्थात नर्मदा नदी भारत में है ना, और ये किस दिशा में बहती है। एक जबरदस्त क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी घाटी अर्थात नर्मदा नदी वो किस दिशा में बहती है, वो पश्चिम दिशा में बहती है ना। इसकी कहानी है, कहानी की मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, है ना, कि नर्मदा जो है और ताप्ती, याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी था। ठीक है ना, इसका कुछ कारण रीजन है, मैं वो बताऊंगा। हो सकता है कि कभी ऐसा वक्त आए सो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे साथ बने रहिए, ये बहुमूल्यता है। और ऐसे कीमती समय को आप दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके नैया को पार लगा दूं, है ना, आपके
आपके नैया के पार लगा दूं। मैं कोशिश करूंगा आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां आप सोच रहे हैं। इसीलिए आप बेशक जुड़िए। अभी तक आपने हमेशा आदर दिया है, सम्मान दिया है ना। भले ऐसे कुछ वक्त आए थे जो आप लोगों के साथ हम लोग नहीं जुड़े हुए थे, परंतु अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी चीज और कि अब आगे जो मिलेंगे आपको हम आज रात में, शाम में, है ना, 7 बजे, यानी शाम के 7 बजे मिलेंगे और वो हम ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे, है ना। आप कहिएगा कि ये सर क्या सब्जेक्टिव है क्या? नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिव है, पर वहां आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, समझ गए। उनके साथ मिलेंगे, परंतु है ना आपको इनको याद करना होगा, है ना, तभी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। और जब आप बेहतर नंबर लाइएगा तो उसके हिसाब से आपको रैंक भी मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि बेहतर नंबर लाने के लिए आपको हमेशा जुड़ना होगा, अध्ययन करना होगा, तभी आपको अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, फिर अगला, धान के अवशेष कहां से मिला था? अर्थात धान के अवशेष, है ना, धान के अवशेष कहेंगे धान या भूसी, धान के भूसी, है ना। धान के अवशेष, धान या धान के भूसी कहां से मिले थे? वो मेहरगढ़। कहां से मिले थे? मेहरगढ़, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में, अर्थात मध्य समयों में नहीं, हम कहेंगे कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला था? वो मिला था आदमगढ़ से। कहां से मिला था? वो आदमगढ़। ये आदमगढ़ है ना, वहां मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने धीरे धीरे पालतू जानवर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मानव को, है ना, खाद्य पदार्थ के लिए दूध, दही, मक्खन, है ना, और यही नहीं, दूध से बने हुए वस्तु की जरूरत थी, है ना, जिससे कि भोजन की प्राप्ति हो सकती थी। यही नहीं, इसके अलावे जो थे ना, मानव इन्हें व्यापार स्वरूप बेचने के लिए भी, अर्थात ये मनुष्य ने पशु को पालना शुरू कर दिया, जिससे कि दूध से कई तरह के वस्तु बनाए जा सकते थे। इसीलिए उनका प्रमाण हम देखते हैं कहां पे? आदमगढ़ में मिला था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला अनाज क्या था? जौ था, है ना। सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया जो अनाज था वो कौन था? जौ था। समझ गए ना? जौ, है ना। जौ के साथ हम लोगों ने जाना है भाई कभी कदाल गेहूं, कभी कदाल क्या? गेहूं और जौ। ये मानव का प्रमुख खाद्य पदार्थ था, है ना। परंतु इसके अलावा अगर खाद्य पदार्थ कहेंगे तो वो चावल आ जाता है। क्या आ जाता है? चावल, है ना। ये चावल जो है मानव का प्रमुख खाद्य पदार्थ है, परंतु ये गेहूं और जौ सबसे पहले खेती करी थी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? यानी कि पुरातत्व क्या होता है? जिन्होंने कुछ खोजा हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व विभाग के कमिश्नर, अर्थात हेड। समझ गए ना। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? वो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम जी को कहते हैं। ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, अर्थात इन्होंने खोजने में, है ना, बहुत सहायता प्रदान किया था अलेक्जेंडर महोदय जी ने। याद रखिएगा, ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं, ये जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है, और इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही होगा, आपके सिलेबस से कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। इस बात से आप हमेशा वाकिफ रहिएगा, हमेशा याद रखिएगा, नोट्स बना करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर, प्राचीन जानते हैं ना क्या होता है? प्राचीन मतलब पुराना और नवीन मतलब नया। प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। तो सब भारत का सबसे प्राचीन मतलब कि पुराना नगर कौन था? तो वो मोहनजोदड़ो था, है ना। अब देखिए, मोहनजोदड़ो को हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता में, इससे सिंध के बाग से नाम से जानते थे। क्यों सिंध के बाग के नाम से जानते थे? क्योंकि मोहनजोदड़ो के
आसपास का जो भूमि था ना बड़ा उपजाऊ था, है ना, इसीलिए उसको हम लोग सिंध के बाग के नाम से जानते थे। एक क्वेश्चन हो सकता है बायदी में पूछे कि सिंध के बाग के नाम से किसे जाना जाता था, तो मोहनजोदड़ो को। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते थे, है ना, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, ठीक है ना। क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का मृतक, ठीक है, मृतक का टीला, ठीक, इसका अर्थ होता है मृतक का टीला, है ना, जिसको हम लोग मृतकों का भी कहेंगे या मृतक, दोनों एक ही शब्द है, ठीक। कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतक का टीला, अर्थात मृतकों का टीला, जो मर जाते हैं ना उसका ऊंचाइयों की, जैसे कब्र को हम लोगों ने देखा है, कब्र के ऊपर, है ना, ऊंचाई बनाते हैं, उसी को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, पूछेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। और ये भी क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के आसपास के भूमि उपजाऊ थी, इसीलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता था। सिंध, सिंध मतलब सिंधी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ना हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता, ठीक, तो वो सिंध। अब अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का, अर्थात देखिए अभी हम लोगों ने जाना है और इससे पहले भी है और क्वेश्चन भी आया, मोहनजोदड़ो अर्थात मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा है ना मृतकों का, अर्थात मृतक हम लिखे थे, है ना, तो मृतक या मृतकों का क्या कहते थे? टीला। याद रखिएगा। अब हमारा, है ना, हम यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल को और करे अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।